आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद या फिर पहलगाम अटैक के बाद भारत में जितने भी देशों के राजदूत रहते हैं उन सबको बुलाकर जानकारी दी गई थी। जानकारी के तौर पर बताया गया था कि हमारे देश के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भी जानकारी दी थी कि हमने इस तरीके से अपना बदला लिया है। ठीक वैसे ही अब ईरान और इजराइल के बीच जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, जो लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद ये भी एक दूसरे देश को जानकारी दे रहे हैं। अब खुद नेतन्याहू ने, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट करके अपने ट्विटर पर दी। दिखाइएगा जरा एक बार क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया, मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र की शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि क्या वो चिंताएं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राइल के प्रधानमंत्री के सामने जाहिर की होंगी। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर पहले तो इन चिंताओं का जिक्र कर लेते हैं, कौन सी वो चिंताएं हो सकती हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ईरान पे जब कार्रवाई होती है, देखिए भारत जो है इस पूरे एशिया में अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख कंट्री के रूप में आपको देखने को मिलेगा। चाहे हम बात करें आपका चीन के संदर्भ में बात करें, और खास तौर में देखूं तो वेस्ट एशिया के अगर कोई नजदीक कंट्री है तो वो आपका कौन है, भारत ही है। भारत से ही दक्षिण एशिया की शुरुआत होती है और भारत से ही आपका ईस्ट एशिया की शुरुआत होती है। तो भारत देखा जाए तो मध्य में अवस्थित एक कंट्री है और इंडियन ओशन की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में है। अब आप सोचिए कि जो ईरान है, ईरान का चाबार पोर्ट हमारे साथ है, ईरान के साथ हमारे संबंध भी बहुत पुराने हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। हम देखें तो पाकिस्तान आपका क्या है, ईरान के बराबर में है। तो बहुत सारी हमारी जो सुरक्षा है, भारत की सुरक्षा है, भारत की जो चिंताएं हैं वो साझी हैं। भारत का ट्रेड रूट है, भारत की एयरलाइंस का पूरा पूरा ये जोन है। मैं आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे जो फ्लाइट्स हैं उनको अपना रूट बदलना पड़ गया है ईरान पर। इस प्रकार का जो पूरा इंसिडेंट चल रहा है क्योंकि ईरान ने अपना पूरा स्पेस जोन बंद कर दिया है, तो हमारी फ्लाइट्स क्या आपको घूम कर आ रही हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, चाहे वो ट्रेड को लेकर बात करें, सिक्योरिटी को लेकर बात करें, इसके अलावा आपका जो ओशियन का मैटर पूरा है उसको लेकर बात करें, फिर हमारे चाबार पोर्ट जो हम लोग अफगानिस्तान से सप्लाई करते हैं उसकी हम बात करें, तो बहुत सारे हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो साझे हैं। इसराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और हम देखें कि इसराइल जितना खुलकर हमारे साथ में खड़ा होता है तो निश्चित रूप से इसराइल और भारत की, आपको एक बात याद होगी, I2U2 एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया, इसराइल, यूएस और यूएई। तो जो ये एक गठबंधन ये भी है, उस कारण से भी आप देखेंगे कि अगर आगे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो भारत का रुख क्या होगा, भारत किस प्रकार से एक्शन लेगा, क्या बात करेगा, तो वो सब इसराइल के लिए भी मायने करता है, इसराइल के लिए भी बड़ा मैटर करता है कि हमें भारत का समर्थन चाहिए। और आप देखिए, आपको याद होगा जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई देश ओपनली हमारे साथ खड़ा था तो वो था इसराइल। इजराइल हमारे साथ ओपनली खड़ा था। ईरान का रुख कश्मीर को लेकर पॉजिटिव कभी नहीं रहा है। बाकी ठीक है हमारा। अच्छा, दोनों देशों में अगर मैं करीबी देश जानना चाहूं आपसे, भारत के दोनों देशों की तुलना में कौन ज्यादा करीबी है? नहीं देखिए, इसमें तो नो डाउट, इसमें तो कोई विषय ही नहीं, किस तरह का सोचने का कोई विषय ही नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आप किसी भी एक आम आदमी से पूछेंगे, किसी भी से पूछेंगे, तो कोई हर व्यक्ति क्या कहेगा, हमारे नजदीक जो है वो इसराइल है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर तरीके से इमोशनल अटैचमेंट बात करें, लेकिन देखिए क्या होता है कि आपकी वो अटैचमेंट अपनी जगह है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की बात करते हैं, हम एक एरिया में हम बात करें कि आपका एक पूरे रीजन के अंदर उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ईरान के ऊपर एक्शन होगा तो पूरा एशिया और खासतौर से हम तक क्या होगा, प्रभावित होंगे। तो ये छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा चाबार पोर्ट हम गवादर पोर्ट के काउंटर के रूप में देखते हैं। तो चाबार पोर्ट पे जो हमारी एक्टिविटीज है वो भी प्रभावित हो सकती है। और उसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव ये होगा कि चीन को ओपनली हैंड मिल जाएगा। ईरान के साथ चीन के संबंध अच्छे हैं और अगर ईरान और इजराइल में ज्यादा तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई अगर स्थिति ऐसी आती है कि हमें दोनों देशों में से एक चुनना पड़े सरकार को, तब? नहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना ये नहीं होता कभी भी
ये कभी नहीं होता। बिल्कुल अगर स्थिति ऐसी आ जाए जैसे 1971 में हमको अमेरिका को छोड़कर रशिया को चूज करना पड़ा था, तो तब एक स्थिति बनती कि हम पर ही कोई हमला कर दिया, हम पर ही कोई अटैक कर दिया, बात उस तरह की स्थिति हो गई। लेकिन अब देखिए अमेरिका वही 71 में था, उसका फिर अमेरिका हमारे संबंध भी अच्छे बने अमेरिका से हमारे। अमेरिका ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि इंडिया और भारत की जो दोस्ती है वो 21वीं सदी की। आजकल अमेरिका बदला बदला नजर आ रहा है पाकिस्तान को लेकर। लेकिन मैं मानता हूं कि ईरान इस पूरे रीजन के लिए सबसे बड़ा डिस्टर्ब एलिमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद जिस मजबूती के साथ इसराइल हमारे साथ खड़ा था, क्या इसराइल उस चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा कि भारत भी मेरे साथ वैसे ही खड़ा हो? इसराइल ने कभी इस प्रकार का नहीं रखा है। देखिए हम आप देखिए, इसराइल और फिलिस्तीन के कोज में भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। हम्म। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर देश एक दूसरे की मजबूरी समझता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, एज ए इंडियन आप किसी से पूछ लीजिए, हर व्यक्ति आपको ये कहेगा कि वी आर स्टैंड विद द इसराइल। हम्म। गवर्नमेंट की अपनी एक मजबूरी है, गवर्नमेंट की अपनी कुछ कंडीशंस है। और वही आप देखेंगे एक बड़ा तबका भारत में आपको देखने को मिलेगा जो ईरान के साथ आपको खड़ा दिखेगा। बिल्कुल है, ऐसे भी लोग हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये देश भारत की जब हम बात करते हैं तो दुनिया के देश इसको कंसीडर करते हैं। आप सोचिए 90 तक हमने कभी इजराइल से बातचीत तक नहीं की। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट होते हैं 92 में। हम्म। पीएम मोदी पहले पीएम थे जो इजराइल विजिट करते हैं। हम्म। रीजन क्या था, अरब को साधने को लेकर। लेकिन अब वो व्यवस्थाएं खत्म हुई हैं, ये तो हम्म। फैक्ट है। लेकिन ये है कि ईरान हमारे इस प्रकार से अवस्थित है कि पाकिस्तान के नियर बाई आपका ईरान है। हम्म। अब ईरान को बिल्कुल छोड़ते हैं तो हम जो एक दबाव ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान पर जो बना के रखते हैं वो हमको दिक्कत हो जाएगी, हमको इश्यू हो जाएगा। अच्छा, कल को अगर कोई मदद की जरूरत पड़ती है इसराइल को, तो क्या भारत सरकार उसे करेगी? हाँ, ये प्रश्न हाँ, बड़ा एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इसराइल की बिल्कुल मदद करेगी। मदद करेगी। मदद करेगी। तब लेकिन ईरान को बात बुरा एक नहीं है, लगेगा? बुरा तो लगेगा। तब हमारी क्यों तो बुरा स्ट्रेटेजिक लगेगा? जो पार्टनरशिप है या फिर जो रिश्ते हैं वो खराब नहीं होंगे? प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। हम्म। लेकिन देखिए क्या होता है कि जो आप बात करना चाह रहे हैं कि रिलेशंस को लेकर या सपोर्ट को लेकर, एक तो ओपनली समर्थन होता है, एक हम्म। इनडायरेक्टली बैकडोर से होता है। तो बहुत सारे तरीके से निकाल ले जाते हैं। देखिए एक बात समझिए, ईरान के साथ अगर इसराइल के साथ भारत ओपनली खड़ा होगा तो ईरान के लिए भारत के मामलों में इंटरफेरेंस करना बहुत आसान है। हम्म। ईरान भारत में पाकिस्तान की तरह बहुत कुछ करवा सकता है, हम्म। क्योंकि ईरान के सपोर्टर कम नहीं है भारत के अंदर। हम्म। अच्छा सर, तो मैं बहुत डायरेक्ट सारे अगर आपसे पूछूं तो मैं डायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे भी डेलीगेशन दुनिया में गए, पाकिस्तान के भी डेलीगेशन उन देशों में गए जो पाकिस्तान का हित देखते हैं या पाकिस्तान जिन देशों में अपना हित देखता है। अच्छा, चीजें क्या निकल कर आई? अमेरिका खुलकर इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। तुर्की, अजरबैजान जैसे देश, चाइना जैसे देश पाकिस्तान, मतलब पता होते हुए भी कि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, उसके बावजूद भी ये देश खड़े हो जाते हैं आकर। यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जाती है और अमेरिका के जनरल, अभी क्या नाम उनका, वो कह देते कि नहीं, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान मिलकर काम करता है। तो क्या मतलब वो जरूरत भारत को नहीं है कि कोई बिल्कुल खुलकर उसके साथ खड़ा हो जाए आकर? क्या भारत को वैसी नीति नहीं काम करना चाहिए? देखिए एक बात आप समझिए, कोई देश ताकतवर होता है, बहुत ताकतवर होता है। भारत को हर देश ये जानता है कि भारत बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। हम्म। और भारत के साथ देने का, भारत के साथ खड़े होने का, खुल के होने का, आपने कभी देखा एक ताकतवर और एक कमजोर की लड़ाई सड़क पे हो जाए तो हम्म। आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पर ज्यादातर लोग किसका सपोर्ट करते हैं? जो ताकतवर लोग होते हैं, जिससे उनका कंपटीशन है। हम्म। वो कमजोर का सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, मार दिया मार दिया मार दिया, कमजोर को मार दिया क्योंकि तुम ताकतवर हो। हम्म। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति है
की प्रकृति ये है कि जो ताकतवर है, भारत के अंदर क्षमताएं हैं पर्याप्त, चौथे नंबर की आप इकोनॉमी है। हम्म 2047 तक आप दूसरे या पहले नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे। हम्म तो उस कंडीशन में जितने भी देश हैं, आप भले ही कितने सिर्फ की बात कर लीजिए, लेकिन अंदर खाने तो होगा ना कि हमसे आगे कैसे निकल गया। वो तो है। तो ये सिंपल से एक नेचुरल सी थिंग है। इसमें हम ये देखेंगे कि भारत को बहुत सक्षम भारत है। भारत के बारे में दुनिया जानती है कि भारत बहुत आगे जाने वाला है, फ्यूचर जाने वाला है। तो हमेशा रास्ते में कांटे जो है वो हमेशा इस तरह के देश के ही बिछाए जाते हैं। पाकिस्तान को पता है खत्म देश है, हम्म तो उसके सपोर्ट में क्या खड़ा होना। अब ठीक, टर्की जो खड़ा हो रहा है, टर्की को सीधा किया जा रहा है, साइप्रस भेज जा रहे हैं पीएम मोदी। बिल्कुल ठीक है सर। मतलब अगर इस बात कल आप बोले वो आप निकाले, तो अगर इजराइल को कल कुछ जरूरत पड़ती है और भारत से उस बात की मांग करता है तो भारत सरकार उसे मना नहीं करेगी। उम्मीद ऐसी की जा सकती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।